हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को हुए एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपया है। यदि लाभ 25% है तो विक्रय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाभ दिया गया है, ठीक है, लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य में घटाव क्या करेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमें कितना दे रखा है, 360 रुपया, और ये हमें विक्रय मूल्य भी नहीं दिया गया है और ना ही क्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, बट सवाल तो यही पूछा गया हमसे कि विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। लेकिन एक चीज़ दे रखा है हमें कि लाभ जो है 25% है। ठीक है, और ये दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 360। तो जो 360 रुपया दे रखा है वो कितना परसेंट के बराबर होगा, 25% के बराबर होगा ना। तो हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर हम 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 125 से, क्योंकि यदि क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 125। तो ये तो दोनों का डिफरेंस ये 25% के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, और 36 बजे कितना हो जाएगा, 5 तो 15 3 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दो रेलगाड़ियाँ ए व बी से शुरू होती हैं तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही हैं। उनकी गति 80 घंटे प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। तो बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया ये समझिए। पहले ये पूछा गया है कि एक बिंदु है ए और इसको मान लेते हैं यहाँ पर बी। ठीक है, और कहता है क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रहे हैं। बी जो है सो ए की तरफ और ए जो है सो बी की तरफ, यानी कि ए इधर जा रहा होगा तो बी इधर आ रहा होगा। ठीक है, यही पूछा गया है। अब कहता है उनकी जो गति है वो क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक का स्पीड जो 80 का है और एक का स्पीड जो है वो 95 का स्पीड है। ठीक है, एक तरफ मान लेते हैं कि बी जो है सो 95 का स्पीड से चल रहा होगा और ए जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि जब दोनों मिलते हैं, तो मान लेते हैं किसी बिंदु पर मिल रहे होंगे, इस बिंदु पर मान लो मिलता होगा इन लोग, तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में से होगा यहाँ पर से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। ठीक है, तो ये बताइए, अगर यहाँ पे लोग मिल रहा होगा तो कह रहा है एक जो है वो दूसरे से 165 किलोमीटर ज़्यादा चला होगा। कौन ज़्यादा चला होगा, निश्चित तौर पर ये 95 वाला जो चला होगा ज़्यादा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी भी तय किया होगा। अगर सोच के देखिए, अगर ये इसका स्पीड अगर 80 है और इसका भी 80 होता तो दोनों बराबर दूरी तय किया होता। अंतर पैदा कहाँ से हुआ, 165 कहाँ से आया, तो 165 जो आया होगा वो किसी वजह से आया होगा, क्योंकि इसकी स्पीड अधिक है। कितनी अधिक है, ये 15 का स्पीड अधिक है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो 15 का स्पीड जो अधिक है उसी वजह से 165 किलोमीटर अधिक गाड़ी ये चला है, अधिक दूरी तय किया है। कौन, जो बी वाला है। तो कहने बताइए इसको समय कितना लगा, 165 किलोमीटर चलने में इसको समय कितना लगा होगा, तो 15 कम 15 और 15 कम 15 यानी कि 11 घंटा। ठीक है, यानी 165 किलोमीटर दूरी जो तय करने में जो समय लगा होगा वो 11 घंटा लगा होगा। तो कहीं ना कहीं इसी के रेशियो के हिसाब से वो 95 किलोमीटर का स्पीड से भी चल रहा होगा। ठीक है, तो कहने मतलब कि टोटल टाइम दोनों को कितना लगा है, 11 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 80 के स्पीड से ये 11 घंटा ये भी चला होगा। समय तो दोनों सेम चले होंगे, क्योंकि दोनों जब मिले हैं तो मिलने का समय एक ही था दोनों के लिए, 11 घंटा, अलग समय तो आया नहीं कहीं से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कुल कितना दूरी तय किया होगा, 11 घंटा में 80 का स्पीड से 880 किलोमीटर, जबकि 95 का स्पीड से ये भी 11 घंटा चला होगा। तो ये कितना दूरी तय किया, 11 पचे 55, 11 नौ 99, 100 और 104। तो कितना हो जाएगा, 5 8 4 12 के 2, ठीक है, 8 और 1 9, 1 एकम 1, 1925 किलोमीटर।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी ए से लेकर बी इस बिंदु तक और यहाँ से लेकर के कुल जो दूरी है वो कितनी है 1925 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाता कि जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वहाँ से ए से दूरी कितनी थी, तो हम कह सकते थे वहाँ से दूरी वो था 880 किलोमीटर। जबकि इस बिंदु से लेकर यदि बी का पूछा जाता तो क्या बताते 1045 किलोमीटर। और ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 165 किलोमीटर आ जाना चाहिए, जो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। 1 से लेकर के 31 तक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सा होगा 1, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, इसी तरीके से 31 तक पूछा गया है। इन सब संख्याओं का पूछा है योग क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। तो विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, n का स्क्वायर। और जितनी संख्या उसे स्क्वायर कर देंगे तो संख्याओं का योग मिल जाता है। तो हमें पता करना होगा पहले कि 1 से लेकर के 31 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या दी गई हैं, अगर ये विषम संख्या है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 32 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16। तो कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 31 के बीच में टोटल या फिर कुल विषम संख्याओं का जो संख्या वो कितनी है, 16 है। अब n स्क्वायर, n का मान मिल गया, जिसका स्क्वायर कर लीजिए सिंपली, तो क्या हो जाएगा 16 16 256। ठीक है, तो ये 256 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल छोटा समझाऊँ मैं, 1, 3 और 5। ठीक है, अगर ये 3 है, 3 विषम संख्या है, 1 से लेकर के 5 तक के पूछा जाए कि योग क्या होगा, तो 1 3 5 होगा, तो 5 3 8 1, ये 9 9 आ रहा है। तो देखिए किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या। ठीक, इसी तरीके से 1 3 5 और यहाँ पे रहता 7। अब पूछ लेता 1 से लेकर 7 के बीच तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो 7 5 12 और 1 ये 7 12 3 15 और 1 ये 16 16 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, तो देखिए संख्या 1 2 3 4 है कि नहीं। यहाँ पे मान लो 9 कर लेते हैं तो कितना होता है, तो 16 9 कितना हो जाता, 25 हो जाता। तो 25 कितने किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये देखिए एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, देखिए 5 संख्या। तो जब भी विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या करना है, आपको n स्क्वायर करना है और बीच की संख्याओं को निकालनी है। जैसे यहीं पर पूछ लेता 30 तक, ठीक है, 30 तक के बीच में एक विषम संख्या के विषम संख्या कितनी विषम संख्या इसमें है, तो अब क्या करते, सिंपली 30 में से 2 से डिवाइड कर देते, 30 में 2 से भाग लगाते तो 15 आ जाता। तो कह सकते थे कि इसमें 1 और 30 के बीच में 15 विषम संख्याएँ हैं। लेकिन अगर विषम संख्या का तो पूछा जाए यहाँ पर नंबर ही और दे दे तो उसमें 1 जोड़ करके तब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बीच का संख्याओं में मिल जाएंगे आपको कि कितने हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए अंतर निकालने की कोशिश कीजिए। जब भी इस तरह को सवाल दिया जाए तो पहले अंतर ही निकालने की कोशिश कीजिए। ये दोनों का अंतर कितना आता है, 3। ये दोनों का अंतर कितना है, 5। इसका अंतर कितना है, 7। इसका अंतर कितना है, 5 और 4 9। ठीक है, तो देखिए आराम से मिल गया आपको, 3 2 5 2 7 2 9, यानी कि 2 2 का अंतर है। तो फिर 2 का लगा देंगे यहाँ पर, 9 2 11 हो जाएगा। तो 24 11 कितना हो जाएगा, 24 1 25 और 10 35। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 85% मत पड़े, इनमें से 5% वोट जो है अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मत मिले हैं, जो 17,442 मत थे। इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या को ज्ञात करने की कितनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं यदि कि 2 उम्मीदवार थे और कुल जो वोट था वो 100% था। कितना, 100%, 100 वोट। ठीक है, तो कह सकते उसमें कितने वोट पड़े हैं, 85%। 100% में से 85% वोट पड़े हैं और 85 का ही क्या है, 5% जो वोट है वो ख़राब हो गया है, यानी अवैध घोषित किया गया है। तो इसका जो बच गया होगा वो क्या होगा, वो वैध मत मिला होगा। ठीक है, और उसमें भी जो आया होगा उसका 80% फिर वोट किसको मिला है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको मिला है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखो इस तरह से बनाने में हमको समय लगेगा, इससे बेहतर हम क्या कर लेंगे कि देखिए 17,442 है। ठीक है, तो ये 17,442 है, तो ये क्या लिखा है कि वैध मतों का 80% मत मिला है। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत मिले हैं, जो इतना है, तो ये 80% के बराबर है। ठीक है,
अगर 100 में से 80 मिला है इसको, तो इसका मतलब 100 से गुना करे तो इसका मतलब है कि कुल हमें क्या मिल जाएगा, वैध मत मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? वैध मत का 80% है, ये वाला वैध मत का 80% है। तो अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा कौन सा, वैध मत निकलेगा। वैध मत मतलब ये वाला मिलेगा, ये जो 5% घटा करके जो भी आएगा वो वाला। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पर 2160। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन जब करेंगे आप यहाँ पे तो लगभग आपको मान निकल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा मान 21802.5। ठीक है, तो ये कौन सा निकला वोट, ये निकला है आपका 80%, यानी कि जो वैध मत था वो। ठीक है, ये वैध मत निकला है। ठीक ना, तो अब यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे कि ये मान लेंगे कि ये वाला जो मत है ये वैध मत है। तो वैध मत कितना था, 5% वैध मत को क्या किया गया था, वैध घोषित किया गया था। ठीक है, तो मतलब है कि ये 95% वैध मत होगा। इसे मतलब अगर 100% अगर ये वोट डाला गया तो उसका मतलब है कि उसका 5% वैध है, तो 95% क्या रहा होगा, वैध मत रहा होगा। तो 95% ये वैध मत है, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये टोटल कितना वोट पड़ा था वो निकल जाएगा। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22,950 मिल जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए ये जो 22,950 है ये क्या निकला, ये निकला है कुल वोट पड़ा कितना था, 85%। तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है, 85% है। अब क्या चाहिए, 100% चाहिए, क्योंकि लिखा है कि चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, मतदाता कितने थे टोटल। तो 85% दो जो तो वोट उन लोगों ने डाला था, मत अपना वोट डाला था, तो 85% ये है। तो हमको 100% से गुना करना होगा, तो टोटल निकल जाएगा कि कितने मतदाता थे वहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको 27,000। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये आपको बतानी है। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल यदि पूछा जाए ना तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, आप ढूंढने का प्रयास कीजिए कि पी कहाँ है, टी कहाँ है, आर कहाँ है, और साथ साथ में इंटरेस्ट कहाँ है, और साथ में यदि अमाउंट मिल जा रहा है तो वो भी देख लीजिए। तो प्रिंसिपल देखिए क्या दिया, किसी राशि का साधारण ब्याज जो है वो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मूलधन का, तो मूलधन मान लेते हैं कि क्या होगा, मान लेते हैं कि 9 होगा। ठीक है, कितना होगा मूलधन, 9 होगा। तो क्या लिखा है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन 9 माने, कुछ भी मान सकते हैं आप, 9, 18, 20, 200, 400, 500, आप जो भी मानेंगे सबसे आंसर आएगा। तो 9 का क्या मान लेते हैं हम, 9 1/9, तो क्या जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ब्याज कितना निकल गया, 1। साधारण ब्याज, सॉरी रेट नहीं, साधारण ब्याज कितना निकल गया, 1 रुपये का निकल गया। अगर प्रिंसिपल 9 रुपया है तो साधारण ब्याज 1 रुपया, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अमाउंट कितना है, 10 रुपया है। बट इससे हमको इसकी ज़रूरत में नहीं पड़ेगी। आगे क्या लिखा है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है। तो मान लेते हैं अगर यदि ये अगर रेट अगर आर होगा, ठीक है, या फिर अगर यही टी होगा, तो इसका मतलब है कि जो रेट है वो भी क्या होगा, टी ही होगा। ठीक है, अब सब कुछ मिल गया हमें, तो हमें फाइंड आउट कर क्या करनी, जो भी करना निकल जाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना T गुना R/100।
ठीक है। तो ऐसा ही बराबर क्या हो सकता है क्या, यहाँ पर 1 दिया तो 1 लिख लेंगे इक्वल टू पी का मान 9 लिए हैं, टी का मान क्या होगा, टी ही है, और आर का मान भी क्या होगा, दोनों बराबर तो टी ही रह जाएगा, ठीक है, बाई 100, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल गुना कर लेंगे तो 100 का 1 से गुना करेंगे तो 100 ही हो जाएगा, और इधर 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और टी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 देंगे 100 और 3 3 9, रूट हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं टाइम, क्या पूछा था कि ये तो टाइम माने थे, और टाइम के बराबर ही क्या है, रेट है, तो इसका मतलब है कि ये टाइम है तो ये रेट के बराबर भी होगा, तो ये कह सकते हैं 10.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया ऑप्शन ये वाला, ये ऑप्शन वाला गलत है, यहाँ पे 100% तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा 10/3%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, 100% तो कभी होना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 साल है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग जो है वो 60 साल है, सबसे छोटे बच्चे का आयु आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि सबसे जो छोटा बच्चा होगा उसका एक्स होगा, अब 4 साल का सबका अंतर होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, और सबका योग क्या बोल रहा है, ये 60 साल होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा कि एक एक्स 2 3 और एक ये 4x प्लस 12 8 20 और 4 24 इक्वल टू 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 और 6 36, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स F4, तो भाग लगाए तो 4 9 36, तो एक्स मान क्या निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो सबसे छोटे बच्चे की जो आयु है वो कितनी है, 9 साल है। देखिए 9 फिर 4 साल के बाद 9 से 4 13, फिर 9 8 17, फिर 9 और 12 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, 4 साल का अंतर भी आ गया, या सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, जोड़ के देखिए 60 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटे बच्चे का उम्र 9 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग पूछा आपसे कि क्या होगा, ठीक है, 8 होगा 9 होगा 6 होगा या 7 होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है, यदि बच्चों की आयु का अनुपात 3 4 5 है तथा उनके माता पिता की आयु का योग 76 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है मुझे, देखिए पहले 5 सदस्य का जो योग दे रखा है 124, अगर इसमें हम 76 घटा दें माता पिता की उम्र, तो क्या इसको बच जाएगा, 3 बच्चों का उम्र बच जाएगा, ठीक है, तो 8 6 14 और इधर हो जाएगा हमारा 7 4 11, ठीक है, कितना हो जाएगा 48। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है बच्चों का वो दे रखा है 3x 4x प्लस 5x इक्वल टू 48। तो 5 3 8 और 5 3 8 और 3 5 4 9 5 4 9 3 और 5 4 9 3 12, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 12 चौक 48 4। तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे की उम्र कितना है, 4 3 12, एक हो जाएगा 4 16 और एक हो जाएगा 4 5 20। तो पूछा है सबसे छोटे बच्चे का आयु क्या होगा, तो 12 16 20 में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, ये इस पर रूट है और ये इस पर रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे रूट निकालना होगा, तो इसका रूट निकालेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 4 0, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारा 25 और नीचे बच जाएगा 4 0 वाला, ठीक है ना। तो इसको जब निकालेंगे हम तो ये निकल जाएगा 25 25 और ये 2 2 यानी हो जाएगा 100, ठीक है। इसमें रूट हट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ये बच जाएगा, इसको जब हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 100 और 100 कैल्शियम कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल कर सकते हैं 5 और 4 9, ठीक, और रूट लगा रहेगा, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 10 देंगे 100, 1 जीरो है 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि x का 6%, x का 6%,
ठीक है, एक्स में जोड़ा जाता है, ठीक है, एक्स में ही जोड़ देते हैं इसको। तो फिर परिणाम का जो भी परिणाम आ रहा है, ये वाला ये परिणाम आया होगा, परिणाम का 9%, परिणाम का 9%, ठीक है, में जोड़ा जा में परिणाम में जोड़ा जाता है, ठीक है, फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो एक्स का गुणांक क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो इसमें हम पहले ये कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि परिणाम में फिर जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा तो 6x प्लस ये हो जाएगा 100x, तो कर सकते कितना हो जाएगा 106x, 106x डिवाइडेड बाई ये 100, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि फिर परिणाम ये वाला जो आया है, ठीक है, यानी जो परिणाम आया है 106x बाई 100 वाला, इसमें से बोल रहा है कि 9% जो भी निकलेगा इसमें से इसको जोड़ दीजिए परिणाम का, तो ये परिणाम आया, परिणाम का परिणाम में, तो ये परिणाम है, और परिणाम का भाई जो 9% है उसको निकाल कर इसमें जोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर जो पूछा आपसे कि एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक, तो एक्स के साथ जो भी गुणांक होगा, है ना, तो उसको बताना है, एक्स के साथ जो भी गुणा के रूप में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 से 100 भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 100x प्लस, और ये एक से भाग लग जाएगा तो बचेगा कितना 100, तो 100 का गुना इधर कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 954x, ठीक है। अब गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 106x प्लस, अब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 954 पर कितना जीरो, 2 जीरो और x हो जाएगा, और नीचे कितना है 100 है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 954 पर 2 जीरो x और प्लस में 106 जोड़ेंगे इसमें, है ना, तो ये हो जाएगा 0655 और ये 9 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो ये 2 अंक के बाद आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा ऑप्शन में, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देखिए फिर से हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से हम भाग ही लगा लेते हैं, सबसे बेहतर होगा, आसान पड़ेगा हम लोग को। क्या कर लें हम, यहाँ से 2 जीरो है, ठीक है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1.06x हो जाएगा ये, प्लस ये 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.06x प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मिल जाएगा हमें 0.0954x, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या मिल जाएगा 1.1554, जोड़ के देख लेते एक बार, 1.06 है, ठीक है, और हमें मिला है क्या 0954, तो ये 4 ये 5, 9 6 15 के 5, एक आ जाएगा इधर और एक, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये इतना x आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या निकला, ये वाला वैल्यू निकला, तो 1.1554 का है 1.554 ये वाली है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 3x प्लस 8y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y इक्वल टू है 2 बाई, सॉरी ये तो इक्वल नहीं है, वो तो अलग दिया हुआ है ना, इतना का मान ज्ञात करना है। अगर यदि दिया है कि 2 बाई इक्वल टू कितना है 2 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बीच में भी लगता है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि एक्स तो वही भी तो मान चाहिए हमें, तो ये 2 यहाँ की जगह पर यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा x होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पे x, तो हो जाएगा x/2y इक्वल टू 2, इसमें से कुछ नहीं तो 1 होगा,
क्रॉस मल्टीपल गुना कर ले तो एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 2 4 वाई, तो हम कह सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा 4 1, यानी कि वाई की वैल्यू एक्स वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1 मिल गया हमें। तो यहाँ से रख लेते हैं 4 का मान, तो 4 हो जाएगा 12 प्लस 8 वाई का मान 1 है तो 8 का 8 हो जाएगा, एक्स का मान 4 है तो 4 ही रह जाएगा, और वाई का मान फिर है 1 है तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 12 8 20, और ये 4 में से 2 गया तो 2 काटेंगे तो आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक पेंडिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उसमें से दुगने गलत किए हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक छात्र जो है जितने सवाल सही किए उससे दुगना क्या किया है, गलत किया है। मतलब कि मान लेते हैं कि यदि एक्स सही किया होगा तो दुगना गलत किया होगा, एक्स सही है तो दो गुना, ऐसा नहीं 2x क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसने कुल सवाल कितने जवाब दिए हैं, 45 सवाल का जवाब दिया है, तो बताओ कि उसने कितने गलत सवाल दिए हैं। ठीक है, तो प्लस दोनों को जोड़ देंगे, बता देंगे कि ये 45 कुल जवाब दिया है लोग। तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा इक्वल टू 45, तो x का मान क्या निकल जाएगा 15 3 45। हम कह सकते हैं कि जितने सही सवाल किए थे, सही कितना किए थे 15, उससे दुगना गलत किया यानी कि 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। तो पूछा हमसे गलत सवाल, तो गलत कितना किया है 30 सवाल गलत किया है, सही 15 किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी के किस मान के लिए संख्या इतना 8 से भाज्य है। तो इसे मतलब ये पूछा जा रहा है कि 8 से भाज्य होना चाहिए, तो 8 से भाज्य होने का क्या नियम है, ये बताया गया है। 8 से भाग लगने के लिए अंतिम 3 अंक भाग लगना चाहिए 8 से, तो वो संख्या पूरी तरीके से 8 से भाज्य हो जाएगा। भाग लगने का नियम हमने बता रखा है। ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है वहाँ। ठीक है, तो ये 9p6 कैसे डिवाइड होगा, 8 से इसको भाग लगाना होगा, भाग लगाइए 8 एकम 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, उतारेंगे हम p की जगह पर हम क्या रखें, तो मान लेते हम 8 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 8 दूनी 16 2, अगर 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। अब की बार हम रख के देख लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 1 16, 8 दूनी 16, तो ये फिर 6 बच जाएगा, तो ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं होगा। 7 रख के देखते हैं 9, ठीक है 7 6, तो 8 एकम 8 1 7 8 दूनी 16 1 6 8 दूनी 16, तो इसका मतलब है कि ये कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला सदस्य संख्या कौन सी आनी चाहिए, आने की तरह से दिया हुआ है, और अगले संख्या से पूछा गया कि क्या होगा। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे सवालों को कोशिश पहले ये कीजिए कि डिफरेंस निकालने का प्रयास कीजिए, वहाँ से चेकआउट कीजिए कि क्या आंसर आ पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का, फिर यहाँ भी कितना दिख रहा है 2 का, फिर यहाँ कितना दिख रहा है 4 का, फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है 2 का, फिर यहाँ कितना दिख रहा है 6 का। ठीक है, यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा वैसा, 2 2 4 2 6 है। ठीक है, तो क्या हुआ वह देख, यहाँ पे अंतर ठीक है ना, 2 2 है, ठीक है, फिर 4 2 6, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 10 और 4 14, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 14 6 20 6 हो गया, देखिए 2 2 जोड़ा है, फिर 4 4 जोड़ा है, फिर क्या जोड़ेगा 6 6 जोड़ेगा, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 इसका। ठीक है, तो चलिए इसका जो कुछ 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।